All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, continuing the chapter of critical path analysis, the chapter of operations strategy, the topic of critical path analysis, last class में हम लोगों ने बहुत डिटेल में, if you guys can recall, recap, हमने ये एक्टिविटी पूरा प्रोजेक्ट की जो है इसका नेटवर्क डायग्राम यहाँ बनाया। और ना सिर्फ नेटवर्क डायग्राम बल्कि हमने ई एस टी एल एफ टी भी कैलकुलेट किया। बस एक चीज अभी रहती है हमारी, हमने इसकी अभी तक क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई नहीं की, हमने अभी तक इसकी क्रिटिकल एक्टिविटीज आइडेंटिफाई नहीं की, और हमने इसका क्रिटिकल ड्यूरेशन नहीं निकाला, क्रिटिकल टाइम। आप ये चेक कर लो कि इन तमाम एक्टिविटीज को मिलाकर टोटल 80 डेज लगने थे। ये हमने पढ़ लिया था, द टोटल ऑफ 80 डेज ये रिक्वायरमेंट थी, राइट। अब आज हम कंटिन्यू करते हैं। क्या कंटिन्यू करेंगे, फोकस कीजिएगा। सबसे पहले हम क्रिटिकल पाथ निकालेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को कल एक प्रोजेक्ट का तो क्रिटिकल पाथ दिखाया था, वो मैंने आपको बताया था लॉजिक। आज मैं आपको टेक्निकल साइड बताता हूं, टेक्निकल साइड। बहुत गौर से सुनिएगा। when the when an activity starting node and ending node has same est lft, they are critical activities। ये मैं आपको टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं। किसी भी एक्टिविटी के स्टार्ट में और एंड में अगर est lft सेम है तो वो बाय डिफॉल्ट क्रिटिकल एक्टिविटी है। ये चेक कर लीजिएगा। अगर मैं सबसे पहले एक्टिविटी ए को देखूं, एक्टिविटी ए, ये देखिएगा, तो सर स्टार्टिंग ईएसटी एलएफटी तो ठीक है, एंडिंग ईएसटी एलएफटी भी ठीक है। तो इसका मतलब दैट मीन्स यस, ए इज क्रिटिकल एक्टिविटी। सर ए क्रिटिकल एक्टिविटी है। अब अगर बी को देखो आप गौर से, तो बी के स्टार्टिंग ईएसटी एलएफटी सेम है। व्हाट अबाउट एंडिंग? एंडिंग ईएसटी एलएफटी सेम नहीं है, तो सर दिस इज नॉट, बी इज नॉट अ क्रिटिकल एक्टिविटी। और ये बात तो वैसे ही पता हो जानी चाहिए थी। टू पैरेलल एक्टिविटीज कैन नॉट बी क्रिटिकल एट द सेम मोमेंट। दो पैरेलल एक्टिविटीज एक साथ क्रिटिकल नहीं हो सकती, उनमें से कोई एक ही क्रिटिकल होगी। अच्छा, अब आप एक्टिविटी सी को देखो, तो सी के स्टार्टिंग पॉइंट नॉट तो सेम है बट एंडिंग नॉट वंस अगेन। तो इसका मतलब सी क्रिटिकल नहीं है। डी को अगर आप गौर से देखो, तो डी के स्टार्टिंग में सेम नहीं है, तो डी क्रिटिकल नहीं है। ई को अगर आप गौर से देखो, तो ई का स्टार्टिंग और ई का एंडिंग सर सेम है, ई इज क्रिटिकल। एफ का भी स्टार्टिंग एंडिंग सेम है सर, एफ इज ऑल्सो क्रिटिकल। फिर आप जी को अगर आप गौर से देखो, तो जी का स्टार्टिंग और एंडिंग भी सेम है, स्टार्टिंग ई एस टी एल एफ टी, एंडिंग ई एस टी एल एफ टी, तो जी इज क्रिटिकल। लुक एट एच, एच का स्टार्टिंग सेम नहीं है, एच इज नॉट क्रिटिकल। हालांकि एच को 14 डेज चाहिए, 14 दिन, बट एच क्रिटिकल नहीं है। फिर आई क्रिटिकल और जे क्रिटिकल। अच्छा, अब आप मुझे जरा ये बताओ, हमारी आखिरी नोट की ई एस टी एल एफ टी कितनी आई? हमारे लास्ट नोट की ई एस टी एल एफ टी की वैल्यू कितनी आई थी? क्या आई थी? यस प्लीज, द लास्ट नोट कितना ई एस टी एल एफ टी आया था? राइट, 42। अभी प्रूफ करके दिखा रहा हूं, अभी प्रूफ करके दिखा रहा हूं, चेक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको फोकस कीजिएगा। ओवर हेयर गौर से देखिएगा, क्रिटिकल एक्टिविटीज
क्रिटिकल एक्टिविटीज ए ई एफ जी आई जे, ये सारी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं। ए को चाहिए 8 दिन, ई को चाहिए 14 दिन, एफ को चाहिए 10 दिन, जी को चाहिए 3 दिन, आई को चाहिए 3 दिन और जे को चाहिए 4 दिन। इनको आप टोटल करके देख लो, 8, 14, 22, 35, 38 एंड 42 डेज। ये लीजिए सर, डन, वेरीफाइड। तो इससे पता चला कि सर क्रिटिकल एक्टिविटीज इसकी हैं AEFGIJ। सुन लीजिएगा, दे डू नॉट हैव एनी डिले मार्जिन्स। इन एक्टिविटीज को ऑन टाइम कंप्लीट होना पड़ेगा लाजमी, और एल्स द एंटायर प्रोजेक्ट विल बी डिलेड। वरना सर पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा अगर ये एक्टिविटीज टाइम पे खत्म नहीं हुई, तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। सो दीज एक्टिविटीज शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, नीडेड टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, 42 डेज। 42 डेज में इनको कंप्लीट, ये कंप्लीट हो सकती हैं 42 डेज में। तो क्रिटिकल ड्यूरेशन पता चल गया, क्रिटिकल टाइम पता चल गया। अब आप मुझे ये बताएं, एक सवाल पूछने लगा हूं, अटेंशन दीजिएगा। क्या सारी एक्टिविटीज क्रिटिकल हैं? आर ऑल एक्टिविटीज क्रिटिकल? बोलो भाई, क्या सारी एक्टिविटीज क्रिटिकल है इस प्रोजेक्ट में? नहीं सर, 4 एक्टिविटीज पीछे बच रही हैं सर, B, C, D और H। टोटल टोटल 10 एक्टिविटीज थी, 6 क्रिटिकल है, 4 बच गई। उन एक्टिविटीज को जो आसान अल्फाजों में आप तो कहोगे नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज, आसान अल्फाजों में ऑब्वियसली आप कहेंगे नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज, लेकिन मैं आपको बता दूं उनको नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज नहीं बल्कि फ्लोटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग एक्टिविटीज ये वो एक्टिविटीज होती हैं जिनके पास डिले टाइम अवेलेबल होता है। आसान अल्फाज हैं, बहुत बहुत आसान सी डिस्क्रिप्शन है। क्रिटिकल एक्टिविटीज के पास कोई डिले टाइम नहीं है, इनके पास डिले टाइम है। फ्लोटिंग एक्टिविटीज के पास डिले टाइम है, मतलब दीज कैन बी डिलेड, दे कैन बी डिलेड। सी अगर डिले हो जाए, डी अगर डिले हो जाए, एच अगर डिले हो जाए, बी अगर डिले हो जाए, तो मार्जिन्स हैं। लेकिन एक सवाल पूछूं मैं आपसे, एक सवाल, बिल्कुल सिंपल सा सवाल, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। क्या हम इनको रैंडमली डिले कर दें? मतलब बस डिले होते चले जाओ, एच के पास तो डिले टाइम है तो कर दो भाई डिले, बहुत सारा डिले कर दो। बी के पास बहुत, हाँ डिले करते रहो, कर दो। या इस डिले में भी एक लिमिट होगी, डिले की भी एक लिमिट होगी, मतलब डिले टाइम का भी एक मार्जिन होगा कि इतना डिले कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फ्लोट टाइम मतलब डिले टाइम, फ्लोट टाइम मतलब डिले टाइम। तो दो किस्म के डिले टाइम होते हैं, टू टाइप्स, दो किस्म के डिले टाइम होते हैं। इन तमाम एक्टिविटीज के पास दो किस्म के डिले टाइम अवेलेबल होंगे। एक
फ्री फ्लोट, बल्कि इसको मैं यहां मेंशन करूंगा, और दूसरा टोटल फ्लोट, इसको मैं यहां मेंशन करूंगा, टोटल फ्लोट। एक फ्री फ्लोट और दूसरा टोटल फ्लोट। तो क्या, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या एज अ बिजनेस मैनेजर, क्या एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हमें यह पता होना चाहिए कि इनके पास कितना कितना डिले टाइम अवेलेबल है, इनके पास कितने कितना डिले मार्जिन है? बी, सी, डी और एच, ये पता होना चाहिए। ये ये पता होना चाहिए कि इनके पास इतना इतना मार्जिन है, तो हम निकालेंगे फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट। लेकिन जाहिर सी बात है, इस वक्त आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर क्या है ये फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट? सर प्लीज थोड़ा सा इस पे भी तो बात करें। सर ये क्या है फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट? तो आइए जरा फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट पे बात करते हैं। चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा कि ये फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट क्या है। ये लीजिए, ये रहा। सबसे पहले फ्री फ्लोट को पढ़ते हैं, सबसे पहले फ्री फ्लोट को पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ टाइम एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द स्टार्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। मतलब एक एक्टिविटी हम इतनी डिले कर सकते हैं कि उसकी वजह से उसके बाद वाली एक्टिविटी का स्टार्ट अफेक्ट ना हो। दोबारा रिपीट कर देता हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक एक्टिविटी इतना डिले कर दो आप, या इतना डिले कर सकते हैं कि उसके डिले होने की वजह से उसके बाद वाली एक्टिविटीज के स्टार्टिंग पॉइंट अफेक्ट ना हो। एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड बाय दिस मच दैट इट डज नॉट अफेक्ट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट एक्टिविटीज। इसको हम कहते हैं फ्री फ्लोट। और फ्री फ्लोट निकालने का फॉर्मूला है EST नेक्स्ट एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन माइनस EST करंट एक्टिविटी। परेशान नहीं हो, मैं फ्री फ्लोट का फॉर्मूला आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं। फ्री फ्लोट का फॉर्मूला है, ये चेक कीजिएगा, यहां लिख रहा हूं आपके सामने। फ्री फ्लोट का फॉर्मूला देख लीजिएगा। EST नेक्स्ट एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन माइनस EST करंट एक्टिविटी। ये लीजिए सर, ये है फ्री फ्लोट का फॉर्मूला। अब निकाल भी लेते हैं ना, हैंड टू हैंड निकाल लेते हैं, बिल्कुल सामने सामने निकाल लेते हैं। भाई सबसे पहली फ्लोटिंग एक्टिविटी है एक्टिविटी बी। तो आइए जरा एक्टिविटी बी का फ्री फ्लोट निकालते हैं। एक काम करेंगे, चेक कीजिएगा, मुझे जरा ये बताएं, एक्टिविटी बी के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है? एक्टिविटी बी के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है? हाँ जी, बस मुझे यही जवाब चाहिए था, एग्जैक्टली मुझे यही जवाब चाहिए था। शायान कह रहे हैं सर सी। ओ भाई शायान, ABC नहीं पढ़ रहे हम, बी के बाद जरा देखो नोट पे कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। अच्छा साद एंड हमजा, सिर्फ डी नहीं, D and H, हाँ, डी और एच दोनों, D and H दोनों स्टार्ट हो रही है। ओ शायन कह रहे, ओ वेरी गुड बेटा।
सी के बाद डी एंड एच स्टार्ट हो रही है। डायग्राम को देखो। आप मुझे बताओ, क्या डी और एच का ईएसटी अवेलेबल है आप लोगों को? क्या डी और एच का ईएसटी? ये रहा सर, नोट 3 पे। नोट 3 पे हमने पढ़ा है ईएसटी हमेशा आने वाली एक्टिविटी को बिलोंग करता है। तो 20, देखना जरा, देखिएगा। 20, फिर ड्यूरेशन। इसका बी का ड्यूरेशन कितना है? हम बी की बात कर रहे हैं ना, बी। तो बी का ड्यूरेशन है 6। और सर ईएसटी करंट एक्टिविटी मतलब जिसका फ्लोट निकाल रहे हैं हम। तो आप देखो बी का ईएसटी ये रहा 0। बी का ईएसटी ये रहा 0। तो आप मुझे ये बताएं, बी के पास कितना फ्री फ्लोट आ गया? 14 डेज। B can be delayed for 14 days and is still not affecting the start of D and H. D और H पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14 डेज मतलब 14 डेज का डिले अवेलेबल है। 6 दिन तो उसको कंप्लीट होने के लिए चाहिए ना। इस 6 दिन में 14 दिन का डिले और अवेलेबल है इसके पास। और आप इस बात को ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, साथ नोट कीजिएगा। क्या ए और सी दोनों मिलाकर बी के पैरेलल में हैं? सिर्फ ये देख लो, सिर्फ ये देख लो जरा, ए और सी मिलाकर बी के पैरेलल में हैं। तो ए और सी को मिलके 20 डेज चाहिए, बी को चाहिए 6 दिन। तो बी के पास 14 दिन आ गए ना डिले के। बी के पास 14 डेज आ गए डिले के। बी 14 दिन तक भी डिले हो जाए तब भी 20 दिन पे खत्म हो जाएगी, और 20 दिन पे एक्टिविटी डी और एच स्टार्ट हो जाएगी। सो आई होप आप लोगों को एक्टिविटी बी का फ्री फ्लोट समझ आया होगा। आओ जरा एक्टिविटी सी का फ्री फ्लोट देखें। एक्टिविटी सी का फ्री फ्लोट देखते हैं, आइए चेक कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक्टिविटी सी, एक्टिविटी सी के बाद भी डी और एच हैं जिसका ईएसटी है 20। सी का ड्यूरेशन है 12, ये रहा। और सी को चाहिए है 8। सी का ईएसटी है 8। 0 डेज, वाह भाई वाह। 0 डेज, क्या बात है सर, क्या बात है। 0 डेज, इसका मतलब बता देता हूं, सुन लीजिएगा। इसका मतलब यह है कि सी नॉन क्रिटिकल है, लेकिन उसके पास फ्री फ्लोट नहीं है। फ्री फ्लोट का मतलब है अगर सी डिले हुआ तो डी और एच का स्टार्ट डिले हो जाएगा। डी एंड एच का स्टार्ट फिर वो टाइम पे स्टार्ट नहीं होगा। फिर डी और एच 20 डेज पे नहीं स्टार्ट होगा। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इससे पूरे प्रोजेक्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पूरे प्रोजेक्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, बस डी और एच के स्टार्ट में डिले आ रहा है। मतलब टेक्निकली सी जो है ना वो डी और एच का टाइम खा जाएगा। सी जो है ना वो डी और एच का जो उनके पास डिले टाइम है वो सी पे लग गया। उन्हें फिर ऑन टाइम कंप्लीट होना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट, इट इज लाइक दैट। तो सी क्रिटिकल नहीं है, लेकिन इसके पास इतना टाइम नहीं है कि ये डी और एच, ये डिले हुआ तो डी और एच ऑन टाइम स्टार्ट नहीं हो सकेंगे। लेकिन इससे पूरे प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी आपको ये बात आगे भी प्रूफ होगी, क्लियर होगी। अच्छा, डी का टाइम चेक करते हैं, आइए जरा डी का टाइम चेक करते हैं, डी का फ्लोटिंग चेक करते हैं, फ्री फ्लोट। ये बताएं, क्या डी के बाद जी शुरू हो रहा है? जी बताओ भाई जल्दी से।
हाँ भाई शायान, डी के बाद ई आ रहा है ना, डी के बाद ई, सिर्फ डी के बाद कौन सी एक्टिविटी, ई। भाई डी के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है सर, एक्टिविटी जी। आप मुझे ये बताएं जी का ईएसटी कितना है। सर 32। तो 32, डी का ड्यूरेशन कितना है, 6। और डी का ईएसटी कितना है, 20। तो डी के पास 6 डेज है, 6 डेज, 6 दिन का मार्जिन अवेलेबल है डी के पास, कि डी 6 दिन डिले हो जाए तब भी जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी के स्टार्ट पे। और आखिरी हमारे पास है एक्टिविटी एच। एक्टिविटी एच के बाद शुरू हो रही है एक्टिविटी आई। आई पे लग रहे हैं 35 डेज, 35। सो आई का ईएसटी है 35, एच का ड्यूरेशन है 14, और एच का ईएसटी है 20। मतलब एच के पास एक दिन है, 1 डे। एच के पास एक दिन है, एच कैन बी डिलेड फॉर 1 डे without affecting the start, without affecting the start of I। मुझे ये बताएं, इज दिस क्लियर, यस प्लीज। तो यहां तक सब क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बस एक चीज में मुश्किल आ रही है इस वक्त कि सर सी क्रिटिकल क्यों नहीं है, 0 डेज। एक सवाल आ रहा है कि सर ये क्रिटिकल क्यों नहीं है। भाई सी का टोटल फ्लोट तो निकालने दो, अगर टोटल फ्लोट भी 0 आया फिर तो भैया क्रिटिकल होना बनता है उसका। लेकिन नहीं आएगा ना, उसका टोटल फ्लोट 0 नहीं आएगा। सो फ्लोट टाइम है, फ्री फ्लोट नहीं है। फ्री फ्लोट का मतलब मैं डिले होऊंगा तो तुम टाइम पे स्टार्ट नहीं हो सकोगे, ये मेरे पास मौका नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा टाइम खा लूंगा ना। फिर तुम ऑन टाइम कंप्लीट करो, तुम्हारा डिले टाइम मैं खा जाता हूं। इट्स लाइक दैट, इट इज लाइक दैट। हाँ एग्जैक्टली exactly। जबरदस्त। अब क्लैरिटी हो रही है ना, अब क्लैरिटी हो रही है। चलो टोटल फ्लोट पे चलते हैं। तो फ्री फ्लोट ये था कि अगली एक्टिविटी पे फर्क ना पड़े। पता है टोटल फ्लोट क्या है, पूरे प्रोजेक्ट पे फर्क ना पड़े। ये देखो, फ्री फ्लोट, अमाउंट ऑफ टाइम an activity can be delayed without delaying the whole project duration। कोई भी एक्टिविटी इतनी डिले हो सकती है कि पूरे प्रोजेक्ट पे कोई फर्क ना पड़े, इतनी एक्टिविटी डिले हो जाए कि पूरे प्रोजेक्ट पे कोई फर्क ना पड़े, पूरे प्रोजेक्ट पे कोई फर्क ना पड़े। तो टोटल फ्लोट का फॉर्मूला है एल एफ टी माइनस ड्यूरेशन माइनस ई एस टी। ये चेक कर लो, एल एफ टी माइनस ड्यूरेशन माइनस ई एस टी। मैं आपके सामने यहां इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। एल एफ टी माइनस ड्यूरेशन माइनस ई एस टी, ये लीजिए। अच्छा ये इसी की बात हो रही है, एल एफ टी भी इसका, ड्यूरेशन भी इसका, और ई एस टी भी इसका। सब करंट एक्टिविटी की बात हो रही है, करंट, सब करंट एक्टिविटी की। सबसे पहले बी की बात करते हैं। आप बताओ जल्दी से मुझे, बी का एल एफ टी आपको कहां मिलेगा। बी का एल एफ टी, एल एफ टी हमेशा एक्टिविटी के बाद वाले नोट पे होता है। तो सर बी का एल एफ टी आपको नोट 3 पे मिलेगा 21, 21। बी का ड्यूरेशन है 6, और बी का ईएसटी है 0। तो बी के पास टोटल फ्लोट है 15 डेज, 15 दिन। टोटल बी जो है ना, बी वो टोटल 15 दिन डिले हो सकता है, और उसके बावजूद प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक बात समझाता हूं, अब अटेंशन दीजिएगा।
बी 14 दिन डिले हो सकता है, डी और एच पे कोई फर्क ना पड़े। और बी 15 दिन डिले हो सकता है, डी और एच पे तो फर्क पड़ गया लेकिन पूरे प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोजेक्ट फिर बी ऑन टाइम कंप्लीट होगा। बी 15 दिन भी डिले हो सकता है। इसका मतलब वो आगे वाली किसी एक्टिविटी का भी टाइम खा रहा है, तो आगे वाली टाइम एक्टिविटी को ऑन टाइम कंप्लीट होना पड़ेगा, फिर उसका डिले खत्म हो गया क्योंकि बी ने उसका डिले यूज कर लिया, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोट। आगे देखिएगा। अब बात करते हैं एक्टिविटी सी की। एक्टिविटी सी ये रही, इसका एल एफ टी है ये रहा 21, इसका ड्यूरेशन है 12, और इसका ई एस टी है 8। ये देखो, इसके पास एक दिन का मार्जिन है, मतलब सी जो है ना, सी वो एक भी दिन डिले नहीं हो सकता, डी और एच पे कोई फर्क ना पड़े। लेकिन अगर वो एक दिन डिले हो गया तो इसका मतलब डी और एच देर से शुरू होंगे लेकिन प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ये एक दिन से ज्यादा डिले हो गया तो प्रोजेक्ट डिले होगा सर, फिर प्रोजेक्ट डिले होगा। इसी तरीके से एक्टिविटी डी को अगर चेक कर लें, 32 -6 -20, ये तो 6 डेज ही आया है। और एक्टिविटी एच का आइडेंटिफाई करें, 35 -14 -21 डे, ये चेक कर लें, एक दिन। तो सर इसका मतलब ये है कि एच एक दिन डिले हो सकता है, पूरे प्रोजेक्ट पे कोई फर्क ना पड़े, बस कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि एच एक दिन डिले हो इस कंडीशन में कि बी फिर 14 दिन में ही कंप्लीट हो, एच ऑन टाइम कम स्टार्ट हो। पता चला एच एक दिन बाद स्टार्ट हो रहा है क्योंकि बी एक दिन बाद खत्म हुआ, तो अब एच के पास फ्लोटिंग टाइम नहीं है। मुझे ये बताएं, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? यस प्लीज। तो सर यहां तक क्लैरिटी हो गई, सब कुछ समझ आ गया, जबरदस्त हो गया। सर अब हमारे पास ये एक प्रैक्टिस एक्टिविटी है, आइए जरा हम इस प्रैक्टिस एक्टिविटी को अटैम्प्ट करके देखते हैं। ये भी एक मजेदार एक्टिविटी लग रही है, और देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या बना सकते हैं, क्या इसका नेटवर्क डायग्राम बन सकता है, और फिर नेटवर्क डायग्राम बना के इसका ई एस टी एल एफ टी और क्रिटिकल एक्टिविटीज इसकी ढूंढेंगे। आप मुझे अच्छा जल्दी जल्दी काम करेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे, मुझे ये बताएं। जी साथ इसमें इसमें कॉन्सेप्ट आएगा, इसमें कॉन्सेप्ट आएगा। मुझे ये बताएं, क्या प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ए है? क्या प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ए है? तो फोकस कीजिएगा, सब लोग गौर से देखिएगा। ओवर हेयर मैं आपके सामने यहां नॉट बना रहा हूं, ठीक हो गया? और ये लीजिए, नॉट 1, 0, एंड प्रोजेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट एक्टिविटी ए विच इज टेकिंग अप 10 डेज। देखते जाइएगा, नोट कीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये लीजिए, एक्टिविटी ए टेकिंग अप 12 डेज। अभी मैंने एरो नहीं लगाया। फिर कह रहा है एक्टिविटी बी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी ए व्हेन एक्टिविटी ए विल बी कंप्लीटेड। अच्छा, एक्टिविटी ए को 10 दिन चाहिए, ठीक है, एक्टिविटी ए को 10 दिन चाहिए, ये लीजिए।
तो एक्टिविटी ए को मैंने यहां वाइंड अप किया और यहां मैंने फिर से नॉट बनाया, राइट। और ये लीजिए, ये हुआ नॉट 2 और 10 days, ठीक है। और यहां से निकाली मैंने एक्टिविटी बी, देखते जाइएगा। एक्टिविटी बी जिसको लग रहे हैं 12 days, डन। अब आ गए हमारे पास एक्टिविटी सी। एग्जामिनर कह रहा है कि सी की कोई प्रीसीडिंग नहीं है, मतलब सी भी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है सर, इसका मतलब है मैं यही नोड 1 से एक्टिविटी सी को भी ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखिएगा, ये लीजिए एक्टिविटी सी, और एक्टिविटी सी को लग रहे हैं 8 days, 8। अब आप जरा मुझे ये बताएं, अगली एक्टिविटी है हमारे पास एक्टिविटी डी, जो कह रही है कि एक्टिविटी डी विल बी डिपेंडिंग ऑन ए। एक्टिविटी डी जो है वो ए पे डिपेंड कर रही है, ए पे फोकस रखिएगा, अटेंशन दीजिएगा। एक्टिविटी डी डिपेंड कर रही है एक्टिविटी ए के ऊपर। इसका मतलब जहां से एक्टिविटी ए खत्म हुई वहीं से डी भी स्टार्ट हो जाती, जिस वक्त बी स्टार्ट हुआ, जिस वक्त बी स्टार्ट हुआ उस वक्त डी भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चेक करते जाइएगा, अटेंशन दीजिएगा। ये सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां से एक्टिविटी डी विड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। यहां से मैंने एक्टिविटी डी ड्रॉ की है और एक्टिविटी डी को लग रहे हैं 6 days डिपेंडिंग ऑन ए। जहां ए एंड हुआ वहीं से डी और बी एक साथ ड्रॉ हुआ। फिर एक्टिविटी ई है जो डिपेंड कर रहा है डी पे, तो इसका मतलब डी को यहां वाइंड अप करेंगे हम। यहां बनाएंगे एक नॉड और यहां से हम एक्टिविटी ई निकालेंगे 16 days, और ये आ गई एक्टिविटी ई। देखते जाइएगा एक्टिविटी ई जिसको 3 days चाहिए, 3 दिन। आप मुझे ये बताएं, क्या यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक कोई कंफ्यूजन बनती तो नहीं है? बिल्कुल सिंपल है। नेटवर्क डायग्राम को देख के कितना क्लियरली नजर आ रहा है कि प्रोजेक्ट का स्टार्ट है ए और सी, दोनों इंडिपेंडेंट है। ए को लग रहे हैं 10 दिन, सी को लग रहे हैं 8 दिन। ए खत्म होगा तो दो एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी, बी और डी। बी को 12 दिन लग रहे हैं, डी को 6 दिन लग रहे हैं। डी के बाद एक्टिविटी ई स्टार्ट होगी, एक्टिविटी ई को 3 दिन लग रहे हैं। कितना क्लियर नजर आ रहा है? इस वक्त 3 एक्टिविटीज ओपन है, ई, सी, बी, ई। ए और डी कंप्लीट हो चुके हैं। अब ई के बाद है अगली एक्टिविटी एफ। अगली एक्टिविटी है एफ। एफ डिपेंड कर रहा है ए और सी पे। एफ डिपेंड कर रहा है ए और सी पे। तो इसका मतलब यह है कि ए और सी को एक नॉट पे फिनिश होना चाहिए। मुझे बताएं, इज दिस राइट? बोलो भाई। ए और सी से एफ डिपेंड कर रहा है, ए और सी। ये देखना जरा, ए और सी पे एफ डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एफ जो है वो उसके स्टार्ट होने के लिए ए और सी को
एक नॉट पे फिनिश होना चाहिए, तो 7 कह रहे हैं सर नॉट 2 पे फिनिश करा दो। अगर मैं 7 की बात मानकर, ये चेक करना जरा, अगर मैं इसको नॉट 2 पे फिनिश करा दूं, अगर मैं 7 की बात मानकर इसको मैं नॉट 2 पे फिनिश करा दूं, तो मुझे एक बात ये बताओ, मैं एक्टिविटी एफ तो यहां से निकाल लूंगा, लेकिन फिर बी की लॉजिकल डिपेंडेंसी सी पे भी बन गई टेक्निकली, बल्कि बी क्या, डी की भी लॉजिकल डिपेंडेंसी बन गई बी सी के ऊपर। अगर मैं सी को नॉट 2 पे फिनिश कराऊं इस मौके पे, कि भाई मैं एफ यहां से विड्रॉ करूंगा, ये देखना जरा, सी यहां पे मौजूद था, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं नॉट 2 पे, ये चेक करना, और मैं इसको यहां फिनिश करा दूं, और फिर मैं यहां से बोलूं कि ये मैंने निकाली एक्टिविटी एफ, तो आप मुझे ये बताओ, इस सेम नोड से, ये तो ठीक हो गया कि एफ डिपेंड कर रहा है, ये तो क्लियर हो गया कि एफ डिपेंड कर रहा है ए और सी पर, जो यहां फिनिश हो रहे हैं, लेकिन बी तो सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा था, ये सी कहां से आ गया अब इधर, और डी डिपेंड कर रहा था सिर्फ ए पे, ये तो सी भी इधर आ गया, ये तो गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग, ये तो नहीं हो सकता। अब क्या करें सर, ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि सर सी को हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि हमें सी को यहीं वाइंड अप करना पड़ेगा, इज दिस राइट? और सर सी को यहीं वाइंड अप करेंगे, एक नॉट बनाएंगे, चेक कीजिएगा जरा, देखते रहिएगा, और फिर नॉट 4 लिखेंगे यहां पे, और यहां से विड्रॉ करेंगे, यहां से निकालेंगे एक्टिविटी एफ। ये ठीक है? ये ठीक है? क्यों? ये क्यों ठीक नहीं है? ये क्यों ठीक नहीं है? यहां पर अभी ऐसा लग रहा है कि एफ इज ओनली डिपेंडिंग ऑन सी, बट दैट इज नॉट ट्रू। ए कहां गया? ए पे भी तो डिपेंड कर रहा है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि सर ए को यूं कर दें, ए को यहां कर दें, ये नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऐसे भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक स्टूडेंट ने बड़ी चालाकी शो की थी, एक स्टूडेंट ने बड़ा बहुत चालाक माशाल्लाह दिमाग का इस्तेमाल एटलीस्ट किया था, उसने ये कर दिया था, उसने ऐसे किया कि सर ये लीजिए, ये लीजिए, उसने ऐसे दिखा दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये एरो बना? क्या ये एरो बना? इज दिस एन एरो? इज दिस एन एरो? ये एरो है ना? तो प्लीज फोकस कीजिएगा और गौर से देखिएगा। अगर मैं आपको नेटवर्क डायग्राम की नोटेशंस दिखा दूं, अगर मैं आपको नेटवर्क डायग्राम की नोटेशंस पढ़ाऊं, तो नोटेशंस ये कहती हैं कि एन एरो इंडिकेट्स ईच एक्टिविटी, एंड एक्टिविटी टेक्स अप टाइम एंड रिसोर्स। तो सर एरो का मतलब है कि ये एक एक्टिविटी है, तो इसको टाइम और रिसोर्स दोनों लग रहे हैं यहां पे, बट लेकिन सर ये कोई एक्टिविटी तो है ही नहीं, ये कोई एक्टिविटी तो है ही नहीं, दिस इज नॉट एन एक्टिविटी। इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? अगर आप इसको ए बोलते हो तो फिर ए तो ये रहा, इसको ए नहीं बोल सकते। हाँ, एक स्टूडेंट ने कहा था सर डीएचई की तरह फेज 7 की तरह इसका भी रख दें ए एक्सटेंशन। बट दैट ये हो नहीं सकता ना, हमारे पास वो बूट्स नहीं है जो ये काम कर सके, ए एक्सटेंशन नहीं कर सकते हम इसको।
अब सर फंस गए हैं यहाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ एक प्रॉब्लम है। सिर्फ ए पे जो है ना बी और डी डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन एफ डिपेंड कर रहा है ए और सी पे। उसके लिए सर अब हमें एक एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी। अब सर ये डमी एक्टिविटी कोई एक्टिविटी नहीं है। डमी एक्टिविटी इटसेल्फ कोई एक्टिविटी नहीं है। इट इज शोन बाय अ डॉटेड लाइन। इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं ऑन अ नेटवर्क डायग्राम। इसको नेटवर्क डायग्राम पे एक डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इट शोज लॉजिकल डिपेंडेंसी बिटवीन एक्टिविटीज। ये लॉजिकल डिपेंडेंसी दिखता है। हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है, सिलेबस का पार्ट है आपके। आज तक टेस्ट नहीं हुआ, डमी एक्टिविटी की थ्योरी आ सकती है और टेस्ट हो सकता है। आज तक टेस्ट नहीं हुआ। बहरहाल ये चेक कीजिएगा, आप इसको डॉटेड लाइन से शो करोगे। ये लो, डॉटेड लाइन। और डॉटेड लाइन के साथ साथ ये भी दिखाओगे कि ये कहां से डिपेंडेंसी बनती है इसकी। लॉजिकल डिपेंडेंसी है। साथ इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम बेटा, राइट नाउ इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। इस पे फोकस कर लो अभी। ये इंपॉर्टेंट है। अ, ये लॉजिकल डिपेंडेंसी दिखा रहा है कि दिस दिस ये यहां से यहां तक आ रही है। इसका मतलब जो एक्टिविटी एफ है ये सी के साथ ए पे भी डिपेंड कर रहा है, राइट। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूं। इसकी एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये चेक कीजिएगा। एक्टिविटीज ए और बी एक प्रोजेक्ट का स्टार्ट है। ये चेक करना प्लीज, गौर से देखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहां पर एक नोड बनाना पड़ेगा। ये लो, मैंने ये नोड बनाया और इस इधर मैं अभी मैं लेबलिंग नहीं कर रहा, मैं नोड और वो सब मेंशन नहीं कर रहा। बहरहाल कह रहे ए और बी प्रोजेक्ट का स्टार्ट है, तो मैंने यहां से एक्टिविटी ए विड्रॉ की और यहां से मैं एक्टिविटी बी विड्रॉ कर रहा हूं। ये देखना, ये ए है और ये बी है। अब कह रहे हैं सी फॉलोज ए। इसका मतलब यह है कि सर ए को यहां वाइंड अप करेंगे, एक और नोड बनाएंगे, ठीक है। इस नोड को कंप्लीट करेंगे और यहां से निकालेंगे एक्टिविटी सी। सी फॉलोज ए। लेकिन कह रहा है डी जो है ना, डी वो ए और बी दोनों को फॉलो कर रहा है। अब अगर फिर वही प्रॉब्लम है, बी को यहां ले जाऊं तो ये तो सी भी कनेक्ट हो गया बी से, जबकि सी का कोई बी से कनेक्शन है ही नहीं। अगर मैं बी को यहां ले जा रहा हूं तो फिर सी कनेक्ट हो गया बी से, विच इज नॉट करेक्ट। मैं ए को यहां लेकर आऊं तो इस एक्टिविटी का क्या नाम है, तो इधर मुझे डमी एक्टिविटी यूज करनी पड़ेगी। ये देखो डमी एक्टिविटी बिल्कुल ऐसे बनेगी। ये चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। मैं यहां पर नोड बनाऊंगा, ठीक है। और ये नोड यहां पे मैं एक्टिविटी डी के लिए इधर डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन और कनेक्शन दे दूंगा। जस्ट अ मिनट। तो ये मैं इधर से डॉटेड लाइन के थ्रू, ये लीजिए, ये है डमी एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज। तो सर यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम जा रहे हैं बिल्कुल लास्ट पार्ट पे, सीपीए का आखिरी पार्ट, एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स।
तो सर सीपीए के क्या एडवांटेजेस हैं, एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। बेटर प्लानिंग, नोट कीजिएगा, क्लियरली शो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट टाइमलाइन, तो आपको प्लानिंग करने में मदद मिलती है। फिर आइडेंटिफाइज क्रिटिकल एक्टिविटीज, हाइलाइट्स टास्क दैट कैन नॉट बी डिलेड, वो बहुत अच्छे से हाईलाइट कर देता है आपको उन टास्क को जो डिले नहीं हो सकते। टाइम मैनेजमेंट, वी ऑल नो टाइम मैनेजमेंट। तो सर टाइम मैनेज कैसे होता है? हेल्प्स एंश्योर प्रोजेक्ट कंप्लीशन ऑन स्केड्यूल, हम तमाम एक्टिविटीज को देखते हुए ये देखते हैं कि क्या हम टाइम पे चल रहे हैं या नहीं। टाइम मैनेजमेंट इससे बेहतर रहती है। इसके बाद रिसोर्स एलोकेशन, तो आप देखो उन एक्टिविटीज पे जिनको जरूरत है उधर रिसोर्सेज को फौरन एलोकेट करेंगे, जिनको ऑन टाइम कंप्लीट होने की जरूरत है। इट हाईलाइट्स फ्लो टाइम, देखो आज ही पढ़ा है कितना इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सिबिलिटी पता चल जाती है, डिले पता चल जाता है। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है, हेल्प्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क इन सिंक्रोनाइज्ड मैनर, राइट। इसके बाद मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, आपको एडवांटेज सीपीए जब आपके सामने होगा, मैनेजमेंट प्लान कर रही होगी चीजों को, तो प्लानिंग के थ्रू आप आसानी से ट्रैक कर सकते हो प्रोग्रेस को, और कोई भी अगर डिले आ रहा है तो आप उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो कि भाई यहाँ डिले आ रहा है, इसको ठीक करना है, इसको सॉर्ट करना है, वरना पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। एंड इट सपोर्ट्स योर डिसीजन मेकिंग, मैनेजर्स कैन प्रायोरिटाइज की टास्क इफेक्टिवली। तो ये एडवांटेजेस हैं, यूजफुलनेस हैं क्रिटिकल पाथ के। लेकिन जहां क्रिटिकल पाथ के एडवांटेजेस हैं वहीं लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस है सर? टाइम कंज्यूमिंग, बहुत मुश्किल, बहुत टाइम चाहिए सर, बहुत टाइम, बहुत डेटा और प्लानिंग चाहिए। ये लास्ट टाइम मैं ये बात कर रहा था, कॉम्प्लेक्स फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी एक्टिविटी को हम एक्टिविटी कंसिडर करें, कौन सी एक्टिविटी को, क्योंकि एक्टिविटीज के अंदर भी एक्टिविटीज आ सकती हैं। जैसे आपने कहा था, एक साथ ने कहा था कि सर वो मशीन खरीदने के लिए प्लानिंग में मैंने सब चीजें इंक्लूड कर ली, अब वो भी इंडिविजुअल एक्टिविटीज हैं, तो लार्ज प्रोजेक्ट के लिए बहुत मुश्किल है भाई। फिर एस्टिमेट्स में भी इनएक्यूरेट, ये बहुत, प्रिडिक्शन इसकी एस्टिमेशन बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए और मुश्किल होती है। इग्नोर्स अनसर्टेनिटी, हम अनसर्टेनिटी आ गई, अब क्या करें, कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोविड आ गया, बंद करनी पड़ गई सर, इंपोर्ट रुक गई, वॉर शुरू हो गई, दसों मसले। इट मेनली फोकसेस ऑन टाइम एंड यस दिस इज अ कंसर्न, इसका सारा फोकस आप देखो डेज वीक टाइम पर है। कॉस्ट वॉस्ट की कोई बात नहीं हो रही, बस जल्दी कंप्लीट करो, कॉस्ट लग गई ज्यादा तो फिर किसी चीज पे फोकस नहीं है सिवाय टाइम के, रिक्वायर्स एक्सपर्टीज। इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को करने के लिए आपको हैवी एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए आपको, you should be very well experienced with the project management previously and not flexible in reality, real life में आपकी जो चेंजेस आती हैं वो आपके प्लान्स को बहुत तेजी से आउटडेट कर देती हैं। तो आमतौर पे क्रिटिकल पाथ भी आउटडेट हो जाता है अगर वो लंबे टाइम के लिए बना हुआ है, सपोज कर लो 6 8 10 महीने 1 साल का बना हुआ है, आउटडेट होने के चांसेस हैं, क्योंकि आज का एनवायरनमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। मुझे बताएं क्या यहां तक सब क्लियर है? यस प्लीज।